सबसे पहले तो ये देखकर मत भाग जाना कि यहाँ पे सर का फेस नहीं दिख जा रहा है। मैं बता दे रहा हूँ कि जहां से फेस दिख रहा है और जो फेस मेरा नहीं दिख रहा है, तो मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि तुम्हें यूट्यूब पर ऐसा टॉपिक पढ़ने को कहीं नहीं मिलेगा। नहीं तो भटकते रह जाओगे बेटा, बर्बाद हो जाओगे, कोई नहीं बचाने वाला तुमको होगा। मैं बता रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लेकर आया हूं कि जो एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना होती है, और इस तरीके से बता दूंगा कि तुम लोगों के माइंड में बैठ जाएगा। बस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, ऑप्शन को देखना और कमेंट करने की कोशिश करना कि क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा। यह है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का मैं पूरा का पूरा निचोड़ लेकर आया हूं तुम लोगों का पार्ट 2 का। और ये जो है वो अध्याय 1 है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इससे क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में आता है और तरीके से आता है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए, और पूरा वीडियो जरूर देखना, तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि जो फेसलेस सर पढ़ा रहे हैं और जहां पे फेस दे के तुम पढ़ रहे हो वहां पे क्या अंतर है। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को अपने भाषण में किस बात पर जोर दिया था? तो देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हमारा देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? श्री जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 के भाषण जो दिया था वो इस पे किस बात पर उन्होंने भाषण दिया था? तो याद रखना, सैन्य शक्ति बढ़ाने पर नहीं दिया था, संविधान निर्माण पर भी नहीं दिया था, देश की एकता और अखंडता के बारे में उन्होंने बताया था। स्वतंत्रता दिवस के भाषण के रूप में नेहरू जी ने धर्म, जाति या भाषा से ऊपर उठकर भारत को एक राष्ट्र के रूप में खड़ा करने पर जोर दिया था। उन्होंने एकता में विविधता की अवधारणा के ऊपर भी बल दिया था। तो याद रखना। सेकंड क्वेश्चन तुम लोगों के सामने, भारत के विभाजन के समय अधिकतम प्रवासी जो रिफ्यूजीज होते हैं किस राज्य में आए थे? जैसे प्रवासी का मतलब होता है घर बार छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो किस राज्य में सबसे ज्यादा आए थे? तो याद रखना आप लोग, पंजाब और पश्चिम बंगाल। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमारा भारत देश से पाकिस्तान अलग हुआ था तो दो पार्ट में पाकिस्तान अलग हुआ था। एक यहाँ पे अलग हुआ था और एक हमारा पूर्वी पाकिस्तान। भाई हमारा कहने का मतलब हमारा ही था ना, ये टुकड़ा जो जमीन का था वो हमारे ही देश का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो ये यहाँ से लोग जो आए वो पश्चिम बंगाल में आए, क्योंकि पश्चिम बंगाल यहाँ नजदीक पड़ता था, और इधर जो बॉर्डर पड़ता था इंटरनेशनल बॉर्डर वो पंजाब में पड़ता था। तो लोग यहाँ पे कहाँ पे आ गए थे? पंजाब में ज्यादा आए थे। तो याद रखना है, पंजाब और पश्चिम बंगाल इसका आंसर होगा। विभाजन के समय सबसे अधिक प्रवासी लाखों की संख्या में पंजाब यानी पश्चिमी पाकिस्तान से कहां आ गए थे? पंजाब आए थे। और इधर पश्चिम बंगाल पूर्वी पाकिस्तान यानी जो अभी बांग्लादेश है वहां से पश्चिम बंगाल आए थे। देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए नेहरू जी ने किस राज्य के शासक को एक संदेश भेजकर भारत में विलय के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था? जब हमारा देश आजाद हुआ था तो बहुत सारे ऐसे रियासत थे जो अभी भी अलग थे। तो भारत में मिलाने के लिए यानी कि विलय के लिए आमंत्रित किया था, यानी कौन सा ऐसा राज्य था बताओ मेरे को? लेकिन वो इनकार कर दिया था कि नहीं, हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम कहां जाके मिलेंगे? पाकिस्तान में मिलेंगे। लेकिन ऐसा सरदार पटेल ने होने नहीं दिया था। तो याद रखना, ये क्या था? हमारा हैदराबाद था। ठीक है ना, हैदराबाद के निजाम जो थे भारत में विलय करने से इनकार कर दिया था, और उन्होंने कहा कि या तो हम एक स्वतंत्र राज्य बनेंगे और नहीं तो हम पाकिस्तान जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे सरदार पटेल थे, वल्लभ भाई सरदार पटेल थे, उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन पोलो। क्या चलाया? ऑपरेशन पोलो। और आर्मी भेजकर हैदराबाद को आजाद करवाकर भारत में क्या कर लिया? मिला लिया गया। तो याद रखना, कभी कभी पूछता है कि हैदराबाद को भारत में मिलाने का जो ऑपरेशन चला था वो कौन सा ऑपरेशन चला था? तो ऑपरेशन पोलो चला था।
ऑपरेशन देखो यहां पे आ ही गया, ऑपरेशन पोलो किस रियासत के भारत में विलय से संबंधित था? तो बताओ, क्या अभी हमने पढ़ा था कि किससे था? हैदराबाद से संबंधित था। याद रखना 1948 में, कब? 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद रियासत में घुसपैठ करके उसे भारत में क्या कर दिया था? विलीन कर दिया, यानी भारत में विलीन कर लिया। इसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। विलय पत्र की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी? विलय पत्र का मतलब कोई भी रियासत भारत में जब मिल रहा था तो एक विलय पत्र था, तो वो किस व्यवस्था यानी किस अधिनियम के तहत वो की गई थी? तो याद रखना है वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत की गई थी, ठीक है ना, जिसमें या तो रियासत को भारत या पाकिस्तान में विलय का अधिकार दिया गया। विलय पत्र इसी के तहत जारी किया गया था। राज्यों के पुनर्गठन, पुनर्गठन का मतलब वही होता है ना कि राज्य जैसे तैसे था तो उसको एकदम तरीके से बनाना, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आयोग का गठन किया था? राज्यों के पुनर्गठन पर कौन से हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आयोग का गठन किया था? तो बताइए किस आयोग का गठन किया था? तो याद रखना है जेसीबी से, जेसीबी से याद रखना जेपीबी आयोग। कौन सा आयोग? जेपीबी आयोग। ऐसे समझोगे कि जब राज्य का पूर्ण गठन हो गया तो मिट्टी विट्टी भाई डालना पड़ेगा तो जेसीबी आएगा। क्या आएगा? जेसीबी आएगा। तो उससे याद रखो कि जेपीबी आयोग के द्वारा ये आयोग का गठन किया गया था। जेपीबी आयोग के जो जस्टिस थे वो फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। याद रखना इस चीजों को, फजल अली थे। यहां संशोधन मतलब सरदार पटेल थे, लेकिन पहले आयोग के अध्यक्ष जेपीबी एसके धार था। इसके जो अध्यक्ष थे वो एसके धर थे, एसके धर थे। इसके अध्यक्ष एसके धर थे, याद रखना है। पहले राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। बहुत डिटेल में, बस उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? बताइए। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन जो हुआ था वो 1953 में हुआ था मेरे बच्चों, याद रखना। यानी आंध्र प्रदेश नया राज्य कब बना था? 1953 में बना था। पोट्टी श्रीरामुल्लू के आमरण अनशन, यानी कि उन्होंने आमरण अनशन दिया कि भाई आंध्र प्रदेश का हमें गठन कीजिए, हमारा भाषा अलग है इसके अनुसार। तो कौन किया था? तो याद रखना है पोट्टी श्रीरामुल्लू, ठीक है ना। तो ये याद रखना, इन्होंने आमरण अनशन दे दिया, भूख हड़ताल पर बैठ गए। उसके अनुसार पे 1953 को आंध्र प्रदेश का नया राज्य बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग अभी हमने पढ़ा था 1953 के अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले ही मैं बता रहा था कि कौन थे 1953 के अध्यक्ष, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। अभी मैंने बताया था कौन थे बच्चों, तो फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसको इंग्लिश में कहीं कहीं फुल फॉर्म भी मिलेगा SRC, ठीक है ना, ये मिलेगा। 1953 के अध्यक्ष फजल अली थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव 1952 में मतदान प्रतिशत कितना था? जब स्वतंत्र भारत हुआ वो 1952 में आम चुनाव कराया गया, तो कितने % लोगों ने वोट दिया था? तो याद रखना है 45% लोगों ने वोट दिया था। श्रीलंका में महाजन एक्सप्रेस, कौन सा एक्सप्रेस? महाजन एक्सप्रेस के समय भारत ने क्या कदम उठाया था? बताइए क्या कदम उठाया था? एक्सप्रेस, यानी कि याद रखिए ये था क्या, मैं बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले यहां क्या था कि शांति समझौते के लिए भारतीय सेना भेजी। यानी कि शांति समझौते के लिए भारतीय सेना भेजी। देखो क्या था, शांति समझौते के लिए भारतीय सेना भेजी, इसका मतलब था 1987 में, कब? 1987 में श्रीलंका समझौते के तहत तमिल उग्रवादियों को निशस्त्र करने के लिए भारत ने श्रीलंका में सेना भेजी थी। उसी को महाजन एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। जम्मू और कश्मीर रियासत के भारत में विलय के समय
वहां के शासक कौन थे? जम्मू और कश्मीर भी भारत में मिलना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर पे क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। तब जम्मू और यानी भारतीय सेना गई और जम्मू और कश्मीर को भारत में क्या करवाया? विलय करवाया। तो उस समय वहां के राजा कौन थे? तो याद रखना, महाराजा हरि सिंह थे। कौन थे? महाराजा हरि सिंह थे वहां पे, जिन्होंने विलय पत्र पे हस्ताक्षर इन्होंने ही किए थे। फ्रांसीसी उपनिवेश पौंडीचेरी, क्या? फ्रांसीसी उपनिवेश पौंडीचेरी का भारत में विलय कब हुआ? देखो, पौंडीचेरी भी भारत से अलग था, लेकिन भारत में इसका विलय कब हुआ था? और वहां पे फ्रांस के लोग रूल कर रहे थे। फ्रांसीसी उपनिवेश जो आए थे अंग्रेजों के टाइम में, वही वहां पे रूल कर रहे थे। तो विलय कब हुआ बताइए जल्दी से मेरे बच्चों। याद रखना, 1954 में जो पौंडीचेरी है वो भारत में मिला था। वर्तमान में उसको हम पुडुचेरी कहते हैं। पौंडीचेरी का नाम पुडुचेरी है, जो कि कब हुआ था? 1954 में हुआ था। हालांकि इसे औपचारिक रूप से 1962 में मिला, यानी कि कर तो लिया, लेकिन औपचारिक रूप जो होता है एकदम कागज पत्र ये सब करके करना, तो वो 1962 में हुआ था। तो कभी कभी पूछता है फ्रांसीसी उपनिवेश पौंडीचेरी का भारत में ऐसे करके पूछेगा, भारत में क्या कह सकते हैं उसको, औपचारिक रूप से भारत में विलय कब हुआ? तो औपचारिक रूप से जब पूछ लेगा तो 1962 बताना है, और अगर जो नॉर्मल तरीके से पूछ ले तब 1954 बताना है। पुडुचेरी जो कि नया नाम है, को भारत में मिलाने के लिए किस तरह का संघर्ष किया गया था? जो भारत में मिलाने के लिए उसमें क्या सैन्य आक्रमण हमें करना पड़ा था, शांतिपूर्ण जनमत संग्रह करना पड़ा था, हड़ताल करना पड़ा था, या हमें अमेरिका की मदद लेनी पड़ी थी? तो याद रखना, इसमें कोई भी ज्यादा नहीं हुआ था। शांतिपूर्ण जनमत संग्रह और कूटनीति के तहत पुडुचेरी को भारत में क्या कर लिया गया था मेरे बच्चों? मिला लिया गया था। पुडुचेरी को भारत में मिला लिया गया था, ये याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये याद रखना है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम अध्याय 2 क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 का एक अध्याय 2 है, जिसका नाम है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। इससे भी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, नहीं तो यूट्यूब पे बौड़ा बौड़ा के मर जाओगे। इस तरीके का कंटेंट तुम्हें नहीं मिलने वाला है। तो देखो ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 14 और पार्ट 1 यानी अध्याय 1 मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक पीछे पढ़ा दिया है, तो जो नहीं देखे वो जाकर देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राजनीति के प्रारंभिक चरण। हमारा जो भारतीय राजनीति था उसका प्रारंभिक चरण कौन था? 1952 से 1967 को किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने कांग्रेस व्याख्या कहा? बताइए। इसमें एक ऐसा नाम है जिसने कहा कि कांग्रेस व्यवस्था कहा इस टाइम में। तो इनका जो नाम है वो राजनी कोठारी है। कौन है? राजनी कोठारी। देखो, राजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक में भारतीय राजनीति को कांग्रेस व्यवस्था कहा था, जिसका अर्थ था कांग्रेस एक व्यापक चौखट थी, ना कि कोई साधारण राजनीतिक दल थी। ऐसा कहा था राजनी कोठारी ने उस समय। 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की कुल कितनी सीटें थी? बताओ। अभी तो लोकसभा की कुल 545 सीटें के आसपास है, आसपास क्या है, ठीक है ना। लेकिन उस समय जब स्टार्टिंग में प्रथम आम चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव हुआ था, कब हुआ था? 1952 में हुआ था। तो उस समय कितनी सीटें थी लोकसभा में? बताओ जल्दी से। याद रखना, 489 सीटें थी। कितनी थी? 489 सीटें थी। स्वतंत्र भारत में पहली विपक्षी पार्टी जिसने किसी राज्य में सरकार बनाई हुआ कौन थी? सबसे पहले तो कांग्रेस थी, कांग्रेस ही थी आजादी के समय। लेकिन एक और ऐसी पार्टी आई कि पहली बार उसने यानी कांग्रेस के विपक्ष में जाकर किसी राज्य में अपनी सरकार बनाई स्वतंत्र भारत में। वो कौन सी ऐसी पार्टी है? तो याद रखना, कम्युनिस्ट पार्टी। याद रखना है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना। तो यह दुनिया का पहला चुनाव के जरिए बनने वाला कम्युनिस्ट सरकार था, ठीक है। नेक्स्ट, केरल में 1957, कब? 1957 में ईएमएस
क्या नाम था, हाँ, नबूंदरीपाद के नेतृत्व में किस पार्टी की सरकार बनी थी? बताइए, केरल में किस पार्टी की सरकार बनी थी और वहां का नेतृत्व कौन कर रहे थे? EMS साहब कर रहे थे। बाकी ये नाम पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है ना। तो कौन कर रहे थे बताओ जल्दी से। तो याद रखना है ये भी कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम रखना है? कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ये, ठीक है। चलो, भारतीय जनसंघ जिसको BJS कहते हैं, भारतीय जे से जन, एस से संघ, की स्थापना किसने और कब की थी? बताइए, भारतीय जनसंघ की स्थापना जो था वो किसने किया था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। और कब किया था? 1951 में BJS यानी भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी 1951। भारत यानी स्वतंत्र पार्टी, एक और पार्टी आया जिसका क्या नाम था? स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बताओ, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना जो है वो C राजगोपालाचारी ने की थी। कांग्रेस पार्टी में विभिन्न धड़ों के बावजूद, यानी कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे धड़ थे, बहुत सारे लोग थे, दल की एकता किस चीज के कारण बनी रहती थी? यानी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लड़ते झगड़ते भी थे, फिर भी उनकी एकता बनी रहती थी। वो किस कारण उनकी एकता बनी रहती थी? तो नेहरू का व्यक्तित्व और लोकप्रियता के कारण उसकी एकता क्या होती थी? बनी रहती थी। ये बात याद रखना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 1962 के आम चुनाव में, यानी कि 1962 के आम चुनाव में कांग्रेस को किस मुद्दे पर सबसे अधिक विरोध का सामना अब देश में करना पड़ा था? यानी कि लोग कांग्रेस के प्रति विरोध कर रहे थे, लेकिन किस मुद्दे पर विरोध कर रहे थे? भ्रष्टाचार, महंगाई, चीन के साथ युद्ध और असुरक्षा, या भाषाई आंदोलन? किस चीज पर? याद रखना मेरे बच्चों, 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, तो उस समय लोग विरोध इसी पर कर रहे थे, चीन के समय युद्ध और असुरक्षा को लेकर कर रहे थे, क्योंकि 1962 में चीन युद्ध में नेहरू की छवि को झटका दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा मुद्दा बन गया था। कांग्रेस के सांसदों के लिए कमरा का नेता, कांग्रेस सांसदों के लिए कमरा का नेता किसे कहा जाता था? बताइए, किसे कहा जाता था कमरा का नेता? कि वो भाई सिर्फ एक ही कमरे में रहता है, उसे बाहर किसी चीजों से लेना देना नहीं है। तो कमरा का नेता किसे कहा गया था? तो याद रखना, प्रधानमंत्री को कमरा का नेता कहा गया था कांग्रेस के सांसदों के लिए। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन होकर कौन सी पार्टी बनी? अभी मैंने बात किया था कि केरल में भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। भारत में कांग्रेस के खिलाफ पहली ऐसी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी जो किसी राज्य में सरकार बनाई थी। लेकिन अब कम्युनिस्ट पार्टी का भी विभाजन हो गया, यानी वहां के जो सदस्य थे, वहां के जो नेता थे, दोनों में टकराव हो गया और कांग्रेस पार्टी दो पार्ट में बन गया। तो बताइए इससे कौन सी पार्टी निकली थी 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी से? तो याद रखना है CPIM निकली थी। कंफ्यूज मत होना ML वाला, CPIM जिसको हम मार्क्सवादी कहते हैं, और ML जो था वो लेनिनवादी था। तो लेनिनवादी नहीं था, यानी मार्क्सवादी की पार्टी बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी से विभाजन होकर। आया राम गया राम की राजनीति किस घटना से जुड़ी है? बताइए। आया राम गया राम 1967 के चुनावों के बाद पार्टी बदलने की प्रवृत्ति को बोला गया कि मान लो कोई एक ऐसा बंदा है वो कांग्रेस में है, और कोई एक ऐसा बंदा है जो बीजेपी में है, कोई एक ऐसा बंदा है जो किसी अन्य पार्टी में है। तो मान लो इससे उछल के यहां चला गया, इससे कोई उछल के यहां आ गया, कोई इससे उछल के यहां चला गया। तो जब इधर उधर लोग जाने लगे तो उसी में बोला गया आया राम गया राम, ठीक है। 1967 के चुनावों में किस राज्य में गैर कांग्रेसी दलों का संयुक्त मोर्चा सबसे पहला सत्ता में आया? 1967 के बाद क्या हुआ कि चुनाव हुआ जिसमें गैर कांग्रेसी दल की एंट्री हुई। तो कौन सा ऐसा प्रदेश था जहां पे पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी? तो याद रखना है मेरे बच्चों, इसमें से सब है, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, ये सब में बन गया था।
1967 के चुनावों के बाद यूपी, बिहार, पंजाब आदि राज्यों में कांग्रेस को हटाकर संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी, जिसको हमने बोला था संयुक्त मोर्चा दल, जिसको हम कभी कभी संयुक्त विधायक दल भी इसको बोलते हैं, विधायक दल भी इसे बोला जाता है। याद रखना इस चीजों को। अब मैं बच्चों अध्याय 3 लेकर आया हूं, नियोजित विकास की राजनीति। इस अध्याय का नाम है, जो कि क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 का ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना बनती है। और फेस वाला मास्टर को ढूंढने तुम लोग यूट्यूब पे इधर उधर मत भटकना। बार बार बोल रहा हूं कि मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि तुम लोग को एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, लेकिन तुम्हें पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलो हम लोग अध्याय 3 का क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, लेकिन इसके पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक 1 to 25 अध्याय 1 और अध्याय 2 में पढ़ा चुका हूं। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं तो जाकर अध्याय 1 और अध्याय 2 का सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत में योजना आयोग, कौन सा आयोग? याद रखना, योजना आयोग, जिसको इंग्लिश में हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कब हुई थी योजना आयोग? तो याद रखना 1950 में योजना आयोग बना था। योजना आयोग की स्थापना 1950 के कैबिनेट के एक निर्णय के तहत ली गई थी, और योजना आयोग का जो मुख्य सदस्य थे वो प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रधानमंत्री थे। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये पंचवर्षीय योजना होती क्या है? तो जब भारत आजाद हुआ था तो उसके बाद 5 वर्ष की एक योजना रखी जाती थी, और ये खाका तैयार किया जाता था कि इस 5 वर्ष में हम लोग क्या क्या डेवलपमेंट देश के लिए करेंगे, उसी को पंचवर्षीय योजना कहते हैं। अभी जो पंचवर्षीय योजना है वो बहुत ही आगे निकल चुकी है, बट ये जो पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले जब पंचवर्षीय योजना आई थी तो कृषि के ऊपर पूरा का पूरा विकास किया गया था, यानी कि इसके ऊपर बल दिया गया था। और जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी तो उद्योग के ऊपर दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये दिया गया था, उद्देश्य, मूल उद्देश्य दिया गया था। तो इसमें कृषि ढूंढ लो कहां पे है, 27 में। तो कृषि क्षेत्र का विकास पहली पंचवर्षीय योजना में आई थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी कब आई थी? 1951 से 1956 में। ये हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, याद रखना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखो अब आ गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब थी? 1956 से 1961, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। इसका मॉडल किसने तैयार किया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का? तो याद रखना पीसी महालेनोबिस ने करवाया था। किसने? पीसी महालेनोबिस ने करवाया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल। ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। कौन से? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, ठीक है ना। तो इन्होंने तैयार किया था और भारी उद्योगों पर एक केंद्रित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि मैंने अभी बताया था। बॉम्बे प्लान, ध्यान दो, कौन सा प्लान? बॉम्बे प्लान किसकी ओर से प्रस्तुत किया गया था? बताइए, बॉम्बे का जो एक प्लान दिया गया वो किसकी ओर से प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखना है भारतीय उद्योगपतियों जैसे टाटा, बिरला आदि द्वारा इसका प्लान दिया गया था, ठीक है, याद रखना इस चीजों को। अब 30 नंबर क्वेश्चन, भारत ने अपनी आर्थिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था, कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है सारे चीजों से मिक्स वाली अर्थव्यवस्था। तो भारत ने क्यों अपनाया था, बताओ जल्दी से। तो याद रखना, समाजवाद और पूंजीवाद के सर्वोत्तम तत्वों को जोड़ने के लिए भारत ने आर्थिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या थी? जहां का मतलब था सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र गवर्नमेंट के होते थे, और एक आया था हमारा निजी क्षेत्र। तो इन दोनों को मिलाकर डेवलपमेंट का प्लान बनाया गया, जिसको हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम दिया, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट फैक्ट्रीज, कंपनीज या सरकारें मिलकर एक नई
डेवलपमेंट नीति बनाई कि भाई हम सिर्फ अकेले काम नहीं कर सकते, तुम अकेले, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। इसी को हमने बोला मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद रखना इस चीजों को, ठीक है। निजी क्षेत्र यानी पूंजीवाद और सार्वजनिक क्षेत्र को हम लोग समाजवाद कहते हैं। जैसे रेलवे, रेलवे क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की एक उपकरण है, एक सेवा है, ठीक है ना। लेकिन वही फ्लाइट की बात करो, जैसे इंडिगो हो गया, तो ये सब निजी क्षेत्र है। हरित क्रांति, कौन सी क्रांति? हरित क्रांति का संबंध किससे है बताओ? हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादकता में वृद्धि से है। हरित क्रांति इसीलिए लॉन्च किया गया ताकि कृषि को बढ़ाया जा सके, इसकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। तो याद रखना है इस चीजों को। इसमें उच्च उपज वाले बीज, जिसको HYV बीज का प्रयोग किया गया था। हरित क्रांति का प्रारंभ किस फसल से हुआ था बताओ जल्दी से? तो याद रखना वो किससे हुआ था? हरित क्रांति का आरंभ गेहूं से हुआ था। खासकर पंजाब और हरियाणा में ही हरित क्रांति क्या थी? सफल रही। बाकी लगभग सब जगह फेल हो गई, पंजाब और हरियाणा। भूमि सुधारों के तहत जोत अधिकतम कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए, जोत अधिकतम कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बड़े किसानों से जमीन छीनकर भूमिहीनों को देना, यानी कि जिसके पास ज्यादा जमीन है उससे लेकर वैसे लोगों को देना जिनके पास भूमि नहीं है। भारत के 8वें पंचवर्षीय योजना, देखो अब हम बात कर दिए डायरेक्ट कौन से? 8वें पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत निर्माण यानी इंडिया शाइनिंग अभियान किसने शुरू किया था? बताइए जल्दी से। ये 2004 में हुआ था। याद रखना इसको कि इन्होंने जो शुरू किया था, भाजपा नीत एनडीए सरकार ने शुरू किया था इसको। भाजपा नीत एनडीए सरकार ने इंडिया शाइनिंग अभियान 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार द्वारा चलाया गया था। बैटरफाइड इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट? बैटरफाइड इफेक्ट किस आर्थिक विचार से संबंधित है? बताइए जल्दी से। तो ये याद रखना, जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो गरीबों तक समृद्धि स्वतः पहुंच जाती है। इसी को बैटरफाइड इफेक्ट के नाम से बोला गया है, ठीक है ना। यानी कि ये एक आर्थिक सिद्धांत है जिसके अनुसार ऊपर की ओर होने वाला विकास स्वतः ही नीचे तक पहुंच जाता है। अगर जो ऊपर विकास होगा, रोड्स बनेंगे, रेलवे ट्रैक्स बनेगा, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बनेंगे, तो नीचे धीरे धीरे विकास पहुंच जाएगा। नई आर्थिक नीति, कौन सी नीति? नई आर्थिक नीति 1991 में बनाया गया था। उस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। भारत ने क्यों अपनाई नई आर्थिक नीति? बताइए जल्दी से। तो विदेशी मुद्रा उस समय संकट हो गया था, इसलिए अपनाई गई थी। यानी भारत में जो डॉलर था, विदेशी मुद्रा था, वो लगभग खत्म हो गया था। इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीति 1991 में बनाई थी। उसी समय नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का सिद्धांत लाया गया था। भारत के आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में एलपीजी का पूरा रूप क्या है? एलपीजी का, कुछ लोग समझ रहे होंगे कि एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, नहीं रे गधों। एलपीजी का इसमें पूरा अर्थ क्या था? बताओ जल्दी से। तो एलपीजी का पूरा अर्थ था लिबरलाइजेशन, इसका मतलब उदारीकरण, उदारीकरण इंग्लिश में लिखा गया है। प्राइवेटाइजेशन, इसका मतलब निजीकरण, अभी मैंने 3 चीज बताया ही था। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है तुम्हारा ये वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। ये 3 चीजों को अपनाया गया था एलपीजी के तहत। नरम दलीकरण शब्द किससे संबंधित है? नरम दलीकरण संबंध किससे संबंधित है? तो याद रखना, राज्य की कार्य क्षमता में कमी को हम नरम दलीकरण कहते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ द स्टेट कहा जाता है। इस चीज का मतलब हुआ, आलोचकों का मानना है कि उदारीकरण के बाद राज्य की सामाजिक कल्याणकारी भूमिका में कमी आई थी, इसलिए उसे नरम दलीकरण बोला गया। भारत में भूमि सुधार सबसे पहले किस राज्य में सफलतापूर्वक लागू हुआ? जो हमारा भूमि सुधार था सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो याद रखना, यह था पश्चिम बंगाल। वामपंथी सरकार द्वारा इसे लागू किया
गया था, जिसमें ऑपरेशन बरगा, कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन बरगा के तहत यह किया गया था। याद रखना, ऑपरेशन बरगा के जरिए बटाईदारों को जमीन का अधिकार देकर भूमि सुधार आंदोलन को सफलतापूर्वक लागू किया। तो कभी कभी पूछता है कौन सा ऑपरेशन, तो बरगा ऑपरेशन। अब मैं बच्चों तुम लोगों के सामने चैप्टर 4 लेकर आया हूं, जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 का ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। और जो भी बच्चे इसके पहले अध्याय 1 से 3 नहीं देखे हैं वो पीछे जाकर देख सकते हैं। और इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में आने का पूरा संभव प्रभाव ये जो होता है मतलब चांसेस होते हैं। और जो भी बच्चे भी अभी तुरंत वीडियो में आएंगे तो वो देखेंगे कि सर का तो फेस दिख नहीं रहा है, भागो। वैसे मास्टर के पास जाओ जहां पे चेहरा दिख रहा है, तो भटकते रह जाओगे, मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, बचाने वाला मैं ही मिलूंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखो। भारत के विदेश संबंध, इसका जो अध्याय 4 है, कौन सा है, भारत के विदेश संबंध। हमारे जो विदेश संबंध है, जो अलग अलग देशों में संबंध है, उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40, भारत के विदेश नीति के मूल स्तंभों में, भारत के विदेश नीति के मूल स्तंभों में पंचशील, कौन सा सील, पंचशील किस देश के साथ समझौते में शामिल किए गए थे, बताओ जल्दी से। अब जो पंचशील है वो चीन के साथ शामिल किया गया था, ठीक है ना, 1954 में। कब, 1954 में पंचशील समझौता किया गया था चीन के साथ। भारत और चीन के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, कब हुए थे, 1954 में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो याद रखना है ये किस वर्ष हुई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में हुआ था। पहला शिखर सम्मेलन यूगोस्लोवाकिया की राजधानी बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। अच्छा, इसकी बात मैं कर रहा हूं। गुटनिरपेक्ष की जब बात की जाएगी तो 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में हुई थी। कौन सा सम्मेलन, बेल ग्रेड सम्मेलन, ठीक है। अब देखो आ गया यहां पे, बेलग्रेड सम्मेलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, बताओ जल्दी से। अभी ऊपर ही हम लोग बात किए, कब हुआ था, 1961 में हुआ था। यही चीज मैं बताने लग गया था। इसका पहला शिखर सम्मेलन भी बोलते हैं, इसको हम पहला शिखर सम्मेलन, बेलग्रेड सम्मेलन, क्योंकि यहां पे ये हुआ था इसलिए बोला गया। भारत चीन युद्ध कब हुआ था, 1962 में हुआ था। का तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे उस समय के प्रधानमंत्री। 1962 के युद्ध के बाद भारत ने अपनी रक्षा और विदेश नीति में क्या बदलाव किए, बताइए। जब 1962 का युद्ध हुआ उसके बाद भारत ने अपनी रक्षा और विदेश नीति में क्या क्या बदलाव किए, तो याद रखना मेरे बच्चों, इसमें जो बदलाव था वो अमेरिका के साथ मैत्री बढ़ाई, यानी कि दोस्ती बढ़ाई, और आधुनिकीकरण पर जोर दिया। आधुनिकीकरण का मतलब होता है कि मॉडर्न चीजों पर जोर दिया गया। बहुत सारे बंदूक, मिसाइल्स, आर्मी के ऊपर जोर दिया जाने लगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता, कौन सा समझौता, ताशकंद समझौता किसके बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। किस युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था, बताइए जल्दी से। याद रखना है 1965 का युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था। इसे रोकने के लिए ताशकंद समझौता हुआ था। बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम 1971 में भारत की क्या भूमिका थी। अभी मैं पीछे भी बता रहा था कि उत्तरी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कर बांग्लादेश बनाया गया, उसमें भारत की क्या भूमिका थी, इसमें बताओ। भारत की जो भूमिका थी वो थी बांग्लादेश की मुक्ति सेना का समर्थन और सैन्य हस्तक्षेप करना, यानी मदद कर उसे आजाद करवाना। भारत पाक युद्ध 1971। अब भारत पाक युद्ध कब हुआ था, देखो भारत पाकिस्तान युद्ध एक तो 1947 मानते हैं, 1965 में हुआ, ये हुआ नहीं बट बंटवारा हुआ, फिर 1971 में हुआ, फिर 1999 में हुआ कारगिल का युद्ध। तो ये सब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो जो भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 है उसके परिणाम स्वरूप कौन सा नया देश अस्तित्व में आया, तो 1971 में एक ही देश अस्तित्व में आया, कौन आया था, बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, ठीक है ना। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में क्या हो गया था,
स्वतंत्र हुआ। क्वेश्चन नंबर 48, शिमला समझौता कब हुआ था? 1972। याद रखना, कौन सा समझौता? शिमला समझौता कब हुआ? 1972। किन दो देशों के बीच में हुआ था शिमला समझौता? तो याद रखना है मेरे बच्चों, जो ये देशों के बीच में हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1971 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद शिमला समझौता 1972 में हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ। भारत के प्रधानमंत्री पीएम थे इंदिरा गांधी, और जो पाकिस्तान का पीएम था वो कौन था? जुल्फिकार अली भुट्टो। इन दोनों के बीच में शिमला समझौता 1972 में हुआ था। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण। भारत का परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट पहली बार कब किया गया था? बताइए जल्दी से। ये जो था 1974 में बुद्धि मित्र ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? 1974 में बुद्धि मित्र ऑपरेशन के तहत इसका परीक्षण किया गया था। याद रखना इस चीजों को। इंदिरा गांधी के शासनकाल था और उस समय पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। उसके बाद 1998 में पोखरण 2 यानी पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। शीत युद्ध, कोल्ड वॉर के दौरान भारत ने सोवियत संघ के साथ अपने संबंध क्यों मजबूत किए? सोवियत संघ यानी कि रूस का, जो रूस है उसी को, उसके साथ हमने अपना संबंध क्यों मजबूत किए? तो याद रखना, अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने रूस के साथ अपने संबंध क्या किए? मजबूत किए। भारत के विदेश मंत्री जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापकों में थे वे कौन थे? भारत के एक ऐसे विदेश मंत्री थे जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापकों में एक थे। वो कौन थे इसमें? तो याद रखना, वो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें बताया जाता है कि नेहरू, तीतो और नासेर ये प्रमुख संस्थापक माने जाते थे। 3 लोग थे। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्क बोलते हैं। और इसकी स्थापना ढाका में हुई थी, बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। सार्क की स्थापना 1952 में। चलो बच्चों, अब मैं अध्याय 5 लेकर तुम लोगों के सामने आया हूं, कांग्रेस व्यवस्था को चुनौती को लेकर। इसके पहले मैंने अध्याय 4 के सारे एमसीक्यू करवा दिए हैं। ये जो एमसीक्यू इसके चैप्टर के भी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और एग्जाम में सीधे सीधे इसका आंसर आता है। और मैं इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि तुमको और भी चेहरा देख टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा विश्वास करो, वीडियो को पूरा का पूरा अंत तक जरूर देखो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 53 के पास हम लोग आते हैं। 1967 के चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी किस बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी? हमने अभी बताया 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जिसके कारण पब्लिक अगेंस्ट हो गई थी कांग्रेस पार्टी के। लेकिन उसके 5 साल बाद 1967 में किस बड़ी चुनौती का सामना कांग्रेस पार्टी कर रही थी? तो याद रखना, इसमें विपक्ष की एकता का भी सामना कर रही थी, पार्टी के विभाजन का भी सामना कर रही थी, नेहरू की मृत्यु और नेतृत्व का संकट का भी सामना कर रही थी। उस समय नेहरू की मृत्यु हो गई थी। ये सारी चीजों के ऊपर वो क्या कर रही थी? व्यवस्था चुनौती कर रही थी। तो ये सारा क्वेश्चन हम बात करते हैं कि 1967 के चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी किस बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी? तो ये सारा ऑप्शन होगा। ठीक है, विपक्ष की एकता, पार्टी का विभाजन, नेहरू की मृत्यु और नेतृत्व का संकट, यानी कि सारे के सारे उपरोक्त सभी। चलो क्वेश्चन नंबर 54 की अब हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, इसमें क्या था कि 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई, सिंडिकेट ने विरोध किया और इंदिरा गांधी का नेतृत्व भी सवालों के घेरे में आ गया था। उस समय कांग्रेस के सिंडिकेट का मुख्य उद्देश्य क्या था? कांग्रेस का एक सिंडिकेट बना था जिसमें बहुत सारे मेंबर थे, बहुत सारे क्या थे? मेंबर थे। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो इसका मुख्य उद्देश्य था पार्टी के संगठनात्मक मामलों पर नियंत्रण रखना, कि पार्टी इधर उधर ज्यादा ना करे, यानी कि वो सिंडिकेट के कहने पर ही चले। ठीक है ना। सिंडिकेट कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं का समूह था जो पार्टी संगठन और मंत्रिमंडल नियुक्तियों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहती थी। सिंडिकेट ये नहीं चाहती थी कि कांग्रेस अपनी मन मर्जी से चले, यानी हमारी मर्जी से चले। 1969 में कांग्रेस का विभाजन किस मुद्दों पर हुआ? देखो, अभी पढ़ रहे थे हम लोग 1967 67 में विवाद हुआ कांग्रेस के बीच में, और 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो किस मुद्दों पर कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो यहां पे भी हम बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव के कारण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण के कारण। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि बैंक अब सरकार के अधीन आएंगे। रियासतों के पुराने शासकों को दी जाने वाली भत्ता की समाप्ति के कारण, जैसे अभी मैंने बोला हैदराबाद हो गया, बहुत सारी ऐसी रियासत थी जो भारत में मिला दिया गया, लेकिन वहां के जो राजा थे उनको एक तरह से पैसा हर एक साल दिया जाता था, तो उसको सरकार ने बंद कर दिया। उसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया, यानी कि उपरोक्त हम सभी की यहां पे बात करेंगे। ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? बहुत ही फेमस नारा कांग्रेस का था कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबों को ही हटा दिया गया है सब जगह। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो मेरे बच्चों याद रखना, ये इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में दिया था गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है ना, ये चीज याद रखना। और बहुत जीत भी हासिल कर ली थी इंदिरा गांधी ने इस नारा से। 1971 के चुनावों में कांग्रेस का क्या परिणाम रहा? क्या वो जीता? अभी मैंने बता दिया, क्या वो जीता? तो क्या हार गया या बहुत बहुमत कम हो गया, लोग कम हो गए? ऐतिहासिक जीत हुई, यानी कि बहुत ज्यादा वोट मिला, यानी गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। गठबंधन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा सरकार पार्टी मिलकर जो सरकार बनाती, उसे गठबंधन की सरकार हम लोग कहते हैं। तो याद रखना, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऐतिहासिक जीत हुई थी, यानी 2/3 बहुमत आया था। 2/3 का मतलब अगर जो 90 सीट है तो 30/3 90, यानी 90 में 60 सीट सिर्फ कांग्रेस को आई थी। राष्ट्रपति चुनाव 1969 में इंदिरा गांधी ने अपने उम्मीदवार के रूप में किसे समर्थन दिया जो जीते भी? 1969 में याद रखना राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, और जिसमें इंदिरा गांधी ने समर्थन दिया, वो जीत भी गए, यानी राष्ट्रपति बन गए। तो कौन थे वो? तो याद रखना बीबी गिरी थे। कौन थे? बीबी गिरी थे। इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया, जिन्होंने आधिकारिक उम्मीदवार रेड्डी को हराया। बीबी गिरी ने किसे हराकर राष्ट्रपति बने? रेड्डी को हराकर। भारत के में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? अभी मैंने बताया राष्ट्रीयकरण का मतलब सरकार के अधीन में बैंक आया, वो कब आया था? यानी कि याद रखना 1969 में ही आया था। ठीक है, ये याद रखना इस चीजों को। उस समय सामान्य बीमा, कोयला खदानों और बंदरगाहों का भी राष्ट्रीयकरण किया जाने लगा था। बंदरगाहों का राष्ट्रीयकरण का निर्णय किसने लिया था? अभी बताओ, नेहरू जी थे तो किसने लिया था बताइए? तो इंदिरा गांधी जी ने ही लिया था। कब लिया था? 1969 1969 में इंदिरा गांधी ने अभी मैंने बताया कि ये सारी चीजें, सामान्य बीमा, कोयला खदान और बंदरगाहों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और इसमें उस समय जब बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया तो 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पूछेगा कभी कभी, तो ये आंसर भी दे सकते हो, कितने? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उस समय बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब मैं बच्चों तुम लोगों के सामने राजनीतिक संकट का दौरा यानी आपातकाल का चैप्टर लेकर तुम लोगों के सामने आया हूं, जो कि क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इससे भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी बच्चा अध्याय 1 से 5 तक नहीं देखा तो वो जाकर देख सकता है। और मैं हूं तुम्हारा फेसलेस टीचर, यानी कि बिना चेहरों वाला टीचर। और मैं ये भी बता दे रहा हूं कि जहां पे तुम लोग थोपड़ा देखकर पढ़ने जाओगे, उससे कहीं गुना अच्छा और कहीं गुना अच्छा कंटेंट जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, वो मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ये मेरा रात रात भर तैयार किया गया, बैठ बैठ कर तैयार किया गया क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलो देखते हैं अध्याय 6 का क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 61। उसके पहले 60 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है।
भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष हुई थी? इमरजेंसी लागू कर दी गई थी भारत में, यानी कि सब लोग अपने घरों में रहेंगे, कोई बाहर नहीं आएगा, तो उस समय आपातकाल हुई थी। तो कब की गई थी? तो याद रखना मेरे बच्चों, जो आपातकाल की गई थी 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975 में की गई थी। उस समय के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो इंदिरा गांधी थे। आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो ठीक है, याद रखना। आपातकाल की घोषणा के लिए राष्ट्रपति ने संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया? क्योंकि एक ऐसा अनुच्छेद है जिसका प्रयोग करके हम आपातकाल देश में लगा सकते हैं, किसी जगह पर लगा सकते हैं। तो ये कौन सा ऐसा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 352 याद रखना, ठीक है ना। जनता पार्टी, कौन सी पार्टी? जनता पार्टी का गठन किस उद्देश्य से हुआ था? तो याद रखना, कांग्रेस के एक दलीय शासन और आपातकाल के विरोध में, क्योंकि कांग्रेस ने आपातकाल लगा दिया था, तो उस समय जनता पार्टी का उदय हुआ, गठन हुआ। बिहार आंदोलन, कौन सा आंदोलन? बिहार आंदोलन और नवनिर्माण आंदोलन किससे संबंधित है? बिहार आंदोलन बिहार में हुआ था और नवनिर्माण आंदोलन गुजरात में हुआ था। वो किससे संबंधित है? तो ये भी बात वही चीज हो रही है कि भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ छात्र ने आंदोलन किया था, जिसको हम बिहार आंदोलन या नवनिर्माण आंदोलन के नाम से जानते हैं। जयप्रकाश नारायण का आह्वान संपूर्ण क्रांति किससे संबंधित है? जयप्रकाश नारायण ने एक आह्वान किया जिसको बोला संपूर्ण क्रांति। वो किस चीज से संबंधित है? याद रखो इस चीजों को। इंदिरा गांधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने एक क्रांति की, क्योंकि आपातकाल लग गया था। इसलिए जयप्रकाश नारायण ने कहा संपूर्ण क्रांति, यानी मैं इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ के फेंक दूंगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी का चुनाव 1971 में किस कारण से अवैध घोषित किया था? यानी जो 1971 में जो चुनाव इंदिरा गांधी ने लड़ा, जिसमें बोला था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। किस कारण रद्द कर दिया बताइए जल्दी से। तो याद रखना है, इसमें धन बल का भी प्रयोग किया गया और राज्य मशीनरी का दुरुपयोग किया गया था, धर्म का प्रयोग नहीं किया गया था। यानी ए और सी इसका नहीं। हाँ, यही दोनों होगा। ये गलती टाइप हो गया, बी ऊपर जाएगा सी नीचे आएगा, बट इसका ऑप्शन जो होगा यही दोनों होगा, ए नंबर होगा और सी नंबर होगा, ठीक है ना। यानी धन का प्रयोग किया था, राज्य मशीनरी का दुरुपयोग किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों। आपातकाल के दौरान मीसा का पूरा नाम क्या था? आपातकाल जब इंदिरा गांधी ने लगाया तो उस समय एक मीसा टर्म यूज हुआ, मीसा वर्ड यूज हुआ, वो पूरा क्या था? तो मीसा का मतलब था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। क्या याद रखोगे? मेंटेनेंस ऑफ, आई से इंटरनल, एस से सिक्योरिटी, ए से एक्ट। ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है ना। क्योंकि आपातकाल के दौरान विरोधियों को जेल में डालने के लिए मीसा का प्रयोग किया गया था। आपातकाल के दौरान मीडिया पर क्या प्रतिबंध लगा था? यानी मीडिया के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे कि तुम ये नहीं करोगे। तो क्या प्रतिबंध इसमें लगा था? ये याद रखना है, इसमें प्रेस कर्फ्यू लगा दिया गया, सेंसरशिप लगा दिया गया कि अपने मन से तुम कुछ भी प्रचार टीवी पर नहीं दिखा सकते हो, अखबार में नहीं छाप सकते हो। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में क्या किया गया? यानी कि एक मौलिक अधिकारों का एक क्या किया गया? संशोधन किया गया। कब संशोधन किया गया? 1976 में किया गया। कैमा संशोधन किया गया? तो 42वें संशोधन किया गया। तो उस समय मौलिक अधिकारों के संदर्भ में क्या किया गया ये बताना है। तो याद रखना, उस समय बोला गया जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान की मूल संरचना से बाहर बताया गया। बोला गया कि हमारा जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है वो संविधान के बाहर, संरचना से बाहर बताया गया, इसलिए संशोधन कर इसे जोड़ा गया, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को किस बड़ी हार का सामना करना पड़ा? देखो 1971 में कांग्रेस ने बहुत बहुमत से जीता, लेकिन जब 1977 का चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस हार गई। तो इसमें किस बड़ी हार का सामना उसे करना पड़ा? तो वो
कांग्रेस सिर्फ 154 सीटें उस समय जीत पाई थी। याद रखना, लगभग 500 सीटों में से कितनी सीटें जीत पाई? सिर्फ 154 सीटें जीत पाई थी कांग्रेस, इसलिए बड़ी हार का सामना उसे करना पड़ गया था। 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन बना? सोचो, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, और 1977 तक कांग्रेस का ही क्या चला? प्रधानमंत्री बने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये सारे लोग बने। लेकिन 1977 में पहली बार कांग्रेस से दूसरी पार्टी के भी प्रधानमंत्री बने। वो कौन इसमें बने थे? याद रखना, मोरारजी देसाई बने थे। कौन बने थे? मोरारजी देसाई बने थे। जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई किसकी थी? जनता पार्टी के थे। अभी मैंने ऊपर भी पढ़ा था जनता पार्टी क्यों बना था, तो आपातकाल की स्थिति को देखकर बना था। तो जनता पार्टी के ही सरकार बनी और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। शाह आयोग, कौन सा आयोग? शाह आयोग का गठन किसकी जांच के लिए किया गया था? तो जो शाह आयोग का गठन था वो आपातकाल के दौरान अत्याचार, बहुत सारे लोगों पर अत्याचार हुआ था, उसके लिए शाह आयोग का गठन किया गया था। अब मैं बच्चों तुम लोगों के सामने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 का अध्याय नंबर 7 क्षेत्रीय अक्षांशाएं लेकर आया हूं, और मैंने बहुत ही मेहनत से एकदम चुन चुन कर एक क्वेश्चन बनाए हैं, रात भर जाग कर, कि तुम लोगों का एग्जाम में जो आने के चांसेस क्वेश्चन है वही मैंने सेट किए हैं। तो पूरा का पूरा जरूर देखना, तुम लोगों का खेल बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगा ये वीडियो को देखने से, और एग्जाम में एकदम हंसते खेलते एकदम पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देकर आओगे तुम लोग, और चेहरे पर ये मुस्कुरान रहेगा, मुस्कुराता हुआ चेहरा रहेगा। तो चलो हम लोग क्षेत्रीय आकांक्षाएं के चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। इसके पहले जो बच्चे ने अध्याय 6 तक नहीं देखा है वो जाकर पीछे वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन है, पंजाब में अलग राज्य यानी खालिस्तान की मांग किस आंदोलन से जुड़ी थी? बताइए, पंजाब में एक अलग राज्य की मांग थी कि खालिस्तान बनाया जाए, वो किस आंदोलन पर जुड़ी हुई थी? तो वो अकाली दल और जनरैल सिंह भिंडरावले के आंदोलन से जुड़ी हुई थी। याद रखना, पंजाब में एक अलग खालिस्तान राज्य की मांग के लिए अकाली दल और उग्रवादी भिंडारवाले सक्रिय थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार, कौन सा ऑपरेशन? ब्लू स्टार कब और कहां किया गया था? तो याद रखना, ये अमृतसर में किया गया था। स्वर्ण मंदिर के ऊपर ऑपरेशन ब्लू स्टार लगाया गया था। क्यों लगाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार? तो जून 1984, याद रखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जून 1984, याद रखना, जून 1984 में आतंकवादियों को स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। स्वर्ण मंदिर में आतंकवादी घुस गया था और इसलिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। पंजाब समस्या के समाधान के लिए राजीव लौंगेवाल समझौता कब हुआ? राजीव गांधी, नाम पता ही होगा सब लोगों को, इंदिरा गांधी के सुपुत्र, ठीक है ना। और लौंगेवाल समझौता कब हुआ था? पंजाब समस्या के समाधान के लिए। तो याद रखना, इसका जो समाधान हुआ था वो 1985 में हुआ था। कब हुआ था? राजीव गांधी और लौंगेवाल के बीच जुलाई 1985 में पंजाब समस्या को सुलझाने के लिए समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74, असम में आसू, कौन सा? आसू का आंदोलन मुख्य रूप से किस मांग को लेकर था? जो आसू थे उन्होंने आंदोलन कर दिया, वो किस मांग को लेकर उन्होंने आंदोलन किया था? तो इन्होंने बताया था बाहरी अवैध घुसपैठियों ने बांग्लादेशियों को बाहर निकालो, इसके लिए उन्होंने मांग की थी सरकार से। आसू का मतलब होता है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। आसू का मतलब होता है ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, ये होता है आसू का मतलब, ठीक है ना। का आंदोलन मुख्य रूप से पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों के खिलाफ था। आसाम आंदोलन के अंत में कौन सा समझौता हुआ? तो ये जो आंदोलन चला उसके अंत में कौन सा समझौता हुआ था? तो शिलांग समझौता हुआ था, 1985 में हुआ था। आसाम आंदोलन का अंत 1985 में हुए असम समझौते, जिसे शिलांग समझौते के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वार्ताएं हुई। हालांकि हस्ताक्षर दिल्ली में हुए थे,
लेकिन समझौता शिलांग में हुआ था। मिजोरम में शांति स्थापना करने के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? यानी मिजोरम में शांति समझौता किया गया तो किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो मिजोरम शांति समझौता 1986 में किया गया था। इसमें राजीव गांधी के समय मिजो नेशनल फ्रंट, कौन सा? मिजो नेशनल फ्रंट, जिसको हम MNF भी कहते हैं, के साथ 1986 में राजीव गांधी ने शांति स्थापित करने के लिए यह समझौता पर हस्ताक्षर किए। उत्तर पूर्व के राज्यों में भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले संकीर्ण गलियारा क्या कहता है? उत्तर पूर्वी राज्य यानी चिकन नेक कहते हैं, जैसे भारत का ये पार्ट है और भारत का इधर ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये जोड़ने वाले संकीर्ण गलियारे को हम लोग क्या कहते हैं? और उत्तर पूर्वी भाग यही हो गया हमारा, ठीक है। बताइए जल्दी से मेरे बच्चों। अरे सिलीगुड़ी, चिकन नेक मैं कह रहा हूं, चिकन नेक कह रहा हूं। चीन का चाहता है कि इस चिकन नेक पे कब्जा हो जाए, क्योंकि भारत दो हिस्सों में बट जाएगा। बहुत सारे वो प्रयास भी करते रहता है, बट ऐसा कभी होगा नहीं। तो उत्तर पूर्व के राज्यों में भारत के बाकी हिस्सों से जुड़ने वाले कौन है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। कौन सा कॉरिडोर है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। जम्मू और कश्मीर में 1987 के विधानसभा चुनाव के बाद क्या हुआ था? बताओ क्या हुआ था? कमेंट भी कर सकते हो, वीडियो पॉज करके पढ़ो और कमेंट करो, उसके बाद सुनो आंसर कि तुम्हारा कितना सही हो रहा है। ये कम से कम करो। जम्मू और कश्मीर में 1987 के विधानसभा चुनाव के बाद वहां आतंकवाद बढ़ गया और राज्य विद्रोह शुरू हो गया था। याद रखना इस चीजों को, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो याद रखना, राज्य का विशेष दर्जा देना, ठीक है, ये याद रखना। अब मैं बच्चों तुम लोगों के सामने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 भारतीय राजनीतिक में हाल के विकास को लेकर मैं एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोगों के सामने लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और जो भी बच्चे पीछे के अध्याय नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाकर वो अध्याय देखें। मैं बता रहा हूं कि तुम लोग को बर्बाद होने से सिर्फ मैं ही बचा सकता हूं, मिस्टर फेसलेस टीचर, यानी तुम्हारा मिस्टर गुरु, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 अध्याय 8 का और पूरे चैप्टर का यानी पूरे बुक का क्वेश्चन नंबर 82 के ऊपर हम लोग बात करते हैं। 1989 का आम चुनाव किस घटना का रूप में याद किया जाता है? तो याद रखना है, भारतीय क्या था? 1989 का आम चुनाव किस घटना के रूप में याद किया जाता है? किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलना और गठबंधन युग का आरंभ होना, यही था 1989 का आम चुनाव। मंडल आयोग, कौन सा आयोग? मंडल आयोग की सिफारिशें किस सरकार ने लागू की थी? बताइए जल्दी से। तो बीपी सिंह सरकार ने की थी। 1990 में मंडल आयोग को लागू किया था। अब ये मंडल आयोग है क्या? तो ये अभी नहीं बताऊंगा, जब बाद में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। मंडल आयोग द्वारा ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षण कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया था? तो 27% निर्धारित मंडल आयोग के लिए। जो ओबीसी श्रेणी के लोग हैं, आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उन्हें 27% निर्धारित कर दिया गया था आरक्षण। मंडल मसाला और मंदिर मसाला, कौन सा? मंडल मसला और मंदिर मसला का उपयोग किस चुनाव में वोट बैंक के लिए किया गया था? तो याद रखिएगा, ये 1989 और 1991 के चुनाव में इस दोनों वर्ड का यूज करके लोग वोटिंग यानी कि चुनाव प्रचार प्रसार करते थे, ठीक है। क्योंकि मंडल जातिगत आरक्षण था। मंडल क्या था? मंडल आयोग एक जातिगत आरक्षण था, जातिगत आरक्षण था। कौन सा? मंडल आयोग। और मंडल आयोग तो जातिगत आरक्षण था। क्वेश्चन नंबर क्या है? 85 है ना? हाँ, ठीक है। और मंदिर राम जन्मभूमि के मुद्दों का उपयोग राजनीतिक वोट हासिल करने के लिए किया। मंदिर मसला वही हो गया, राम जन्मभूमि। सोचो, ये तब से चलता आ रहा है और 2000 कब जाके
राम मंदिर बना 23 में बना था कि 24 में बना था कि राम मंदिर जाकर बना, यानी कि लगभग 35 सालों का ये हमारा ये था। बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ था, यानी बाबरी मस्जिद को कब ढा दिया गया था, तो याद रखिएगा 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया गया था कार सेवकों द्वारा, कार सेवकों द्वारा, जिसका नाम दिया गया कार सेवकों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढा दिया, जिससे देश में सांप्रदायिक दंगे हुए थे इस दिन को। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद केंद्र सरकार ने किस राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, तो यह सीधी सी बात, तो यूपी की बात होगी, तो यूपी में लग गया, उसके सटा मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश उसके सटा में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था कि दंगे फसाद रुक जाए, ठीक है ना, याद रखना है। और मस्जिद विध्वंस के बाद इन तीनों राज्यों में भाजपा सरकारों को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, क्योंकि इस तीनों राज्य में भाजपा की गवर्नमेंट थी। किसकी थी? भाजपा की गवर्नमेंट थी। 1996 का आम चुनाव किस बात के लिए महत्वपूर्ण था? 1996 में जो चुनाव हुए थे वो किस लिए इंपॉर्टेंट था, तो वो याद रखना इस चीजों को लेकर, क्योंकि वो जो इंपॉर्टेंट था, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी लेकिन सरकार बनाने में असफल रही थी उस समय। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री कब बने थे, तो याद रखना वो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री 1996 में 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। मुंह दुख गया भाई मेरा। चलो 10 क्वेश्चन और है। 1998 में भाजपा नीति सरकार ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किया, इसका क्या नाम दिया था? ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन बुद्धिमित्र, स्माइलिंग बुद्धा या ऑपरेशन विजय, क्या नाम दिया था बताओ जल्दी से इसको। तो ये ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। पोखरण 2 में जो परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, ठीक है ना, जॉन अब्राहम शायद वो है, तो ये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, क्या नाम है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सरकार किस वर्ष सत्ता में आई? यूपीए का मतलब था कांग्रेस और इसके साथ और भी बहुत सारे पार्टी जो मिलकर आए, तो इनकी जो मिली जुली सरकार थी उसको यूपीए कहा गया, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नाम दिया गया। तो कब आई थी? तो 2004 में पहली बार आई थी। यूपीए वन सरकार के समय 2004 से 2009 का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो परमाणु समझौता था। अमेरिका के साथ 123 समझौते उसमें किए गए थे। विकास पर विवाद के रूप में कौन सा मुद्दा उठा? विकास पर विवाद के रूप में कौन सा मुद्दा उठा? तो नर्मदा बांध परियोजना और एनआरएम मुद्दा उठा था। ये बहुत ही डिटेल में है, बट उतना डिटेल में मैं बताऊंगा नहीं। उस समय नर्मदा बचाओ आंदोलन बताया गया। विकास और पर्यावरण पूर्ण विकास के बीच विवाद का सबसे बड़ा उदाहरण नर्मदा बांध आंदोलन है। भारतीय संसद ने 2002 में किस विधेयक को पारित कर समावेशी लोकतंत्र को मजबूत किया? कौन सा ऐसा विधेयक को पारित किया था? तो याद रखना ये जो है, जो पारित किया गया था वो कहां गया? क्वेश्चन नंबर 94 है ना। हाँ, तो कौन सा विधेयक पारित किया था बताइए जल्दी से। इसमें लोकपाल बिल लाया था। कौन सा बिल आया था? 2002 में लोकपाल बिल आया था, जिसमें यह बताया गया हमारा 86वां संशोधन था। 2002 में 86वें संशोधन बिल के जरिए ये सारी चीज लाई गई थी। भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते के विरोध में वामपंथी दलों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ये है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन में कर देता हूं। कमेंट में अगर जिसको जानना होगा तो पूछ लेना, मैं इसका आंसर डिटेल में बता दूंगा। थोड़ा सा मुझे ऑप्शन में गड़बड़ लग रहा है, इसका शायद टाइपिंग मिस्टेक है। भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते के विरोध में वामपंथी दलों ने यूपीए सरकार का समर्थन वापस कब ले लिया था? तो 2008 में उन्होंने यूपीए से समर्थन वापस ले लिया था। वामपंथी दलों ने परमाणु समझौते के विरोध में जुलाई 2008 में सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। वो बोल रहा था कि परमाणु समझौता नहीं होना चाहिए, बट ऐसा थोड़ी। गरीबी उन्मूलन के लिए बनी मनरेगा योजना किस सरकार ने मनरेगा योजना शुरू की थी? जो अभी श्री राम इसका नाम हो गया है मनरेगा का, ठीक है ना। तो उस समय किसने शुरू की थी?
तो याद रखना, यूपीए सरकार ने 2005 में शुरू की थी, यूपीए सरकार ने 2005 में इसको शुरू की थी। लोकसभा चुनाव 2014 का मुख्य मुद्दा क्या था? तो याद रखना, विकास और भ्रष्टाचार मुक्त भारत। और 2014 में बीजेपी की सरकार देश में आई और जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी बने। राजनीतिक दलों में एंटी डिफेक्शन लॉ को किस संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ 52वां संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। भारत की राजनीति में गठबंधन राजनीति, अभी मैंने बताया गठबंधन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलकर जो सरकार बनाती है उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं, यानी गठबंधन राजनीति कहते हैं। का युग लगभग किस दशक में स्थायी हो गया? यानी कि अब लगा कि एक पार्टी कभी भी सरकार नहीं बनाएगी, दो या दो से ज्यादा पार्टी को मिलकर ही सरकार बनाने लगा, तो वो अस्थायी हो गया। तो बताइए कौन से दशक में स्थायी हुआ था? तो 1990 के दशक में स्थायी हो गया था। स्थायी का मतलब परमानेंट हो गया था। 1999 के आम चुनाव के बाद बनी एनडीए सरकार यानी वाजपेयी ने अपना पूर्ण कार्यकाल 5 वर्ष पूरा किया। अभी हमने पढ़ा जवाहरलाल नेहरू सिर्फ 13 दिन के प्राइम मिनिस्टर बने थे 1996 में, लेकिन उसके बाद उन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। तो भारतीय राजनीति में क्या माना गया? तो उसमें माना गया गठबंधन राजनीति की सफलता मानी गई, क्योंकि उस समय एनडीए की सरकार ने गठबंधन से सरकार बनाई थी, गठबंधन से सरकार बनाई थी। तो ये आपके मैंने अभी क्या करवा दिए हैं। और गठबंधन की सरकार जो चली थी, कब चली थी? 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर भारत के रहे थे, ठीक है ना। तो अभी मैंने पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो पढ़ा दिया है। और पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का अगर जो कोई बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहा है तो ये दोनों पार्ट देख लेना, इससे बाहर एमसीक्यू नहीं आएगा। एकदम गांठ बांध लो, इससे बाहर एमसीक्यू नहीं आएगा। और जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये सब देख लो। पॉलिटिकल साइंस से क्लास 12 का निचोड़ मैं तुम लोगों को घोंट कर एकदम बिल्कुल मुंह में पिला दिया हूं, तो तुम लोगों की लाइफ बन जाएगी। और अगर जो किसी को पीडीएफ चाहिए इसका, तो वो नीचे कमेंट करेगा, टेलीग्राम लिंक मैं दूंगा, वहां पे तुम लोगों को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए, तब तक आप लोग अपना ख्याल रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मिलते हैं अगले फिर नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में तुम लोगों के सामने। जय हिंद, जय भारत।